आखिरकार प्रार्थना ने कर डाला है रेखा बेन के रैकेट को एक्सपोज। प्रार्थना जो कि एक महिला को पकड़ती है और उस महिला के जरिए प्रार्थना को यह पता चलता है कि शिशु हॉस्पिटल में आज से नहीं बल्कि कई सालों से बच्चों को चोरी करवाने का रैकेट चल रहा है और यह इतना बड़ा रैकेट रेखा बेन नाम की एक महिला चला रही है। प्रार्थना को यह पता है कि वह रेखा बेन को इतनी आसानी से तो नहीं पकड़ सकती है, इसलिए प्रार्थना रेखा बेन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाने वाली है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम राजवीर शास्त्री और पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि राजवीर शास्त्री को कहती है कि सर आपको यह पता नहीं है, आपका क्लाइंट लोगों की नजरों में धूल झोंक रहे हैं, आपको पता नहीं है तो पता कीजिए। राजवीर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी जिसे आप धूल झोंकना कह रही हो उसे हम मदद कहते हैं। हम लोगों की आंखों में धूल नहीं बल्कि लोगों की मदद कर रहे हैं। और आप जिस तरह मेरे क्लाइंट के पीछे पड़ी हो तो मैं आपको यह याद दिला दूं या मेरे क्लाइंट है और उनको प्रोटेक्ट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए आप मेरे क्लाइंट का पीछा छोड़ दीजिए। इस रास्ते पे हर कदम पर मैं ही आपको मिलूंगा। अगले ही पल हम मधुमती जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को कॉल करती है और कहती है पुष्पा जी जिसका हमें डर था वही हुआ, आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि आपने मेरी बातें नहीं मानी। ऋषभ और राशि घर से भाग चुके हैं। सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा मधुमती जी का कॉल काट कर सीधे कॉल करती है अश्विन को। अश्विन से पूछती है कि अश्विन राशि घर पर है क्या। अश्विन बताता है कि राशि घर पर नहीं है। यह सुनते ही पुष्पा शॉक हो जाती है क्योंकि पुष्पा को यह डर था कि जो मधुमती जी कह रही है वह सच ना निकल जाए। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि एक महिला को अरेस्ट करती है। प्रार्थना के पास बच्चा चोरी करने का जो केस आया था उसी मामले में प्रार्थना ने इस महिला को अरेस्ट करा था। प्रार्थना उस महिला से पूछती है कि बताओ कौन है इतने बड़े रैकेट के पीछे, कौन है जो कि इतने सारे बच्चे को चोरी करवाता है। वह महिला प्रार्थना को बताती है मुझे यह नहीं पता है कि इस रैकेट के पीछे कौन है, लेकिन मैंने रेखा बेन नाम की महिला का नाम सुना है जिसे मैंने देखा तो नहीं है लेकिन उसके बारे में यह सुना है कि वह कई सालों से बच्चे चोरी करने का रैकेट चला रही है। आज तक उसे कोई नहीं पकड़ पाया है। अब क्योंकि प्रार्थना को इतनी बड़ी चीज पता चली थी इसलिए प्रार्थना को इस रैकेट को एक्सपोज करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाना होगा, इसलिए प्रार्थना मैडम से अपनी अपॉइंटमेंट लेती है। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि अपने गांव की पंचायत में बैठी थी। अभी कादम्बरी एक महिला को देखती है जो कि उसके ऊपर चुपके से नजर रख रही थी। कादम्बरी दूसरी महिला को उस महिला को पकड़ने के लिए भेजती है लेकिन जब तक वह महिला वहां से भाग चुकी थी। अब इसके बाद कादम्बरी को इतना सख्त हो जाता है कि जो भी उसके ऊपर नजर रख रहा है वह और कोई नहीं बल्कि उसकी पहचान का ही है। अगले एक पल हम मधुमती जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहती है कि पुष्पा जी मैंने तो आपको कहा था ना कि राशि और ऋषभ एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, वह दोनों ही बालिग है, हमें उनकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन आपने मेरी बातें नहीं मानी। देखो राशि और ऋषभ घर से भाग चुके हैं, दोनों का ही फोन यहाँ पर बंद आ रहा है, इस पूरी ही चीज के जिम्मेदार आप हो। अश्विन कहता है कि माँ हमें यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, लेकिन पुष्पा मना कर देती क्योंकि पुष्पा को डर था कि अगर वह पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो ऋषभ और राशि की बदनामी हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना पूछती है कि माँ आखिर क्या हुआ, अब यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हैं। पुष्पा को ना चाहते हुए भी प्रार्थना को सारी ही बातें बतानी पड़ती है। प्रार्थना कहती है कि माँ ऋषभ और राशि दोनों ही बालिग है, उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, इसलिए अगर वह भागकर भी शादी कर लेते हैं तो हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे, इसकी आजादी हमें कानून भी नहीं देता है। लेकिन तब भी मैं ऋषभ और राशि को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले ही पल हम ऋषभ और राशि को देखते हैं। ऋषभ जो कि राशि को गाड़ी से उतारता है और राशि की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे कहता है कि राशि तुम एक सरप्राइज देने वाला हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऋषभ जो कि राशि को लेकर पहुंच चुका था बापुतरा चोल। ऋषभ और राशि को देखकर पुष्पा मधुमती जी सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान हो जाते हैं। अगले ही पल ऋषभ राशि को वहाँ पर लेकर आता है और राशि की आंखों की पट्टी खोल देता है। राशि जैसे ही देखती है कि
ऋषभ उसे और कहीं नहीं बल्कि उसके घर पर ही ले आया है। देखते ही राशि काफी गुस्सा ऋषभ के ऊपर होती है। वह कहती है, ऋषभ मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? तुम्हें पता है ना, या हमारी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। इनके लिए तो इनका ईगो ही सब कुछ है। ईगो के आगे यह हमारी फीलिंग को भी नहीं समझ रहे हैं। ऋषभ यहाँ पर पुष्पा को कहता है कि आंटी, मैं चाहता तो राशि को मंदिर ले जाकर राशि से शादी कर लेता, लेकिन मेरे खून में कुछ ऐसा है ही नहीं। मेरी परवरिश ने मुझे यह नहीं सिखाया है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं राशि से शादी तभी करूंगा जब दोनों परिवार की हाँ होगी। भागकर शादी नहीं बल्कि दोनों परिवारों के आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहता हूँ। ऋषभ के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर पुष्पा यह बात तो समझ चुकी थी, राशि ने उसके लिए सही लड़का चुना है। ऋषभ से अच्छा राशि को लड़का मिल ही नहीं सकता है। इसलिए पुष्पा यहाँ पर ऋषभ और राशि की शादी के लिए तो मान जाती है, लेकिन पुष्पा यहाँ पर एक शर्त रखती है और वह मधुमती जी को कहती है, मधुमती जी मैं इस शादी के लिए मंजूर तो हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी का रिश्ता पूरा जीवन भर का रिश्ता रहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऋषभ और राशि की शादी होने से पहले दोनों परिवार एक दूसरे को समझे, उसके बाद ही हम ऋषभ और राशि की शादी करवाएं। इसी सीन के साथ, इसी लाइन के साथ पुष्पा इम्पॉसिबल का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर यहाँ पर कादम्बरी एक्सपोज होगी तो वह रेखा के जरिया ही एक्सपोज होने वाली है। जैसा कि यहाँ पर रेखा का नाम भी प्रार्थना को मिल चुका है। अगर आपको जानना है कि यहाँ पर रेखा को किस तरह प्रार्थना अरेस्ट करने वाली है, आखिर प्रार्थना का मास्टर प्लान है क्या, अगर आपको यह जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।